तनीषा अपना हैंड रेस करो बेटा। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। सो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि 50,000 लास्ट ईयर का ही हो। लास्ट ईयर को रिलेट करता हूँ। हो सकता है 2 साल पुराना भी हो। तो कईयों के अब दिमाग में ये आना चाहिए, सर ऐसे कैसे होगा, कंपनी आधों को डिविडेंड पे कर रही है आधों को नहीं कर रही। तो कंपनी तो सबको पे करना चाहती है, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए, डिविडेंड कैसे पे होता है। कंपनी क्या करती है, किसी सब लोगों के घर जा जाके डिविडेंड देती है, ये लो तुम्हारे 100 रुपए, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। हाँ, कैसे होता है आ रहा हो, डिविडेंड कैसे देते हैं पता है? तुक्का मार। सर साथ में करती होगी। कैसे देती होगी, वही तो पूछ रहा हूँ। उनके डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, पैसे नहीं आते। तो बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में तो पैसे कैसे आएंगे बैंक अकाउंट में? पहले तो क्या पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे अपने आप? एक दिन आप खोलोगे बैंक अकाउंट और उसमें पैसे पड़े हुए होंगे। आजकल ऐसे होता है, पहले नहीं होता था, आजकल ऐसे होता है। तो आजकल तो क्या होता है, आप लोगों ने डायरेक्ट डिपॉजिट एनरोल कर रखा होता है, तो आप अपनी बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली आपने कंपनी को दे रखी है। और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं पैसे, उसके लिए आपको कुछ फिजिकली चेक नहीं देना पड़ता। तो आजकल तो एनईएफटी, आरटीजीएस पता होगा, सुना होगा ना आपने। आईएमपीएस भी होता है आजकल तो ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से अब आपके पास पैसे घर बैठे बैठे आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो पहले कैसे होता था? पहले कंपनी चेक बनाती थी आपके नाम पे। चेक आपके घर पे कुरियर होता था, आपके पास चेक आता था। आप उस चेक के पीछे अपनी डिटेल भरते थे, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल, और फिर उसको बैंक में जमा करते थे। दिस इज हाउ इट यूज टू बी। अब आप सोचो, कंपनी ने चेक भेजा, हो सकता है चेक आपके पास पहुंचे ही नहीं, रास्ते में पोस्टेज में गायब हो गया, किसी ने उसके ऊपर भेलपुरी खा ली, मजाक कर रहा हूं। तो जस्ट इन केस गायब हो गया, रास्ते में नहीं मिला, क्या करोगे? जब चेक मिला ही नहीं तो फिर जमा कैसे होगा? और जब जमा नहीं होगा तो कंपनी के पास से पैसे नहीं कटेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो उसका अभी भी आउटस्टैंडिंग चला आ रहा है। सिमिलरली, चेक पहुंच गया लेकिन आपने अभी तक जमा नहीं कराया, आप ही घर पे रखा हुआ है। अब कह रहे हो, 10 रुपए का चेक आया, 10 रुपए का डिविडेंड कौन जाएगा, 15 रुपए तो मेरे रिक्शे में खर्च हो जाएंगे, पड़ा रहने दे इसको। समझ में आई मेरी बात? तो देर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से अभी तक कंपनी ने पेमेंट नहीं करी है। क्लियर हुआ? तो ऐसे केस में क्या होगा, वो आपका आउटस्टैंडिंग डिविडेंड में ही दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हो गया? सो प्लीज, सबसे पहली चीज ये मत सोचना कि ये जो 50,000 दिख रहा है यही इतना ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ऐसा नहीं है। डिक्लेयर तो हो सकता है ज्यादा हुआ होगा, ये और ये तो हो सकता है पुराने पता नहीं कितने सालों का आउटस्टैंडिंग चला आ रहा है अभी तक। इट्स नॉट इवन कि सिर्फ लास्ट ईयर का हो। ठीक है? क्लियर? सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। 2019 के टाइम पे 50,000 आउटस्टैंडिंग था, और 2020 के एंड में, जब 20 एंड हुआ, तो 70,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया। यानी मैं ये बोल सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का आउटस्टैंडिंग और बढ़ गया। यानी जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, उसमें से 20,000 अभी और कम पे हुआ है, नेट, अगर मैं कंक्लूजन करूं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ओवरऑल इस साल में 20,000 का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग और बढ़ गया। सबको समझ में आई बात? ठीक है। अब विद दिस थिंग इन माइंड, अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर। क्लियर है गाइस? ठीक। क्या था रूल भाई, डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड का क्या रूल था? बताओ जरा। Last paid as दोबारा well बोलो। as made. Last year paid as well as made. लास्ट ईयर पेड, ठीक है, और लास्ट ईयर का ही वैल्यू जो है वही मेड है, यही था रूल। तो जरा बताओगे लास्ट ईयर की फिगर क्या थी? So proposed dividend की हाँ जी, 1 लाख. ये जो रूल बता रहे हो वही लिखूंगा ना अभी तो। 1 लाख, 1 लाख। सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट?
पक्का? चल सकते हैं आगे? हाँ समीक्षा। सर ये कैश फ्लो में कैसे दिखाएंगे, ऐसी इन्फो लिखनी है? नहीं, ये तो आपका खुद का वर्किंग है। कैश फ्लो अच्छा में तो सर, बताया फिर था ना, कैश। कैश फ्लो में तो करके दिखाया हुआ है। कैश फ्लो में कहाँ आएगा? ट्रिप के पी में जाएगा। जब वर्किंग नोट बनाओगे तो ट्रिप के पी में आएगा। प्रपोज डिविडेंड लिखा होता है, वहां वैल्यू लिखना। और वहां 1 लाख रुपए लिखोगे। और जब फाइनेंसिंग बना रहे होगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वहां क्या लिखते हैं? डिविडेंड पेड। और उतना माइनस ओके। करोगे। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया है। खोलो क्वेश्चन, खोलो, चेक करो। यस सर। ठीक है। तो अगर मेरे को डिविडेंड आउटस्टैंडिंग नहीं दिया होता तब तो मेरा ये काम हो गया होता। लेकिन अब क्वेश्चन में डिविडेंड आउटस्टैंडिंग दे रखा है। ठीक है। अब एक चीज इससे और समझ में आनी चाहिए कि डिविडेंड आउटस्टैंडिंग किसको अफेक्ट करता है। डिविडेंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट को अफेक्ट कर रहा है। पहले 50,000 था, अब 70 हो गया, यानी 20,000 की पेमेंट कम हुई है। मैं इफेक्टिवली ये कह सकता हूँ कि ये जो 1 लाख हम पेड मान के चल रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, जो रूल लगाया लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड, उसमें से एक्चुअली ये 20,000 कम पे हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं यहाँ सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ -20,000। यानी मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना पे हुआ होगा? 80,000। मैंने प्रोविजन तो 1 लाख का ही बनाया होगा कि हाँ भाई मेरा टोटल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा 1 लाख रुपए। लेकिन जब पेमेंट करी तो अभी 20,000 की पेमेंट कम हुई है, और इसी वजह से डिविडेंड आउटस्टैंडिंग 50,000 से बढ़ के 70,000 रुपए हो गए। आर यू विद मी? लॉजिक समझ में आया? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक एज वेल, ताकि सिर्फ रटना ना पड़े। रटने के लिए तो आसान तरीका भी बताऊंगा। हाँ जी। मेरे को एक बार थम्स अप करके बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ जी शगुन, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब अगर ये सिचुएशन होगी तो 80,000 आपका डिविडेंड पेड में चला जाएगा, यानी कहाँ जाएगा 80,000? तनीषा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में माइनस कितना होगा? 80 माइनस होगा, 1 लाख नहीं। और प्रपोज डिविडेंड यानी ट्रिप के पी में कितना जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। समझ आई मेरी बात? लॉजिक समझ में आया क्या करना है? अब सर ये हम पहले उनको माइनस करके देखेंगे, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस क्या है, एंड उस तरीके से करेंगे। तो उसका दूसरा एक तरीका बता देता हूँ। दूसरा एक तरीका क्या है? आप इसको प्लस करोगे और इसे माइनस करो। यानी आपने सिंपल का क्या किया यहाँ पे? +50,000 -70,000। तो लास्ट ईयर वाला प्लस किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस किया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। ठीक है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरी फिगर यहाँ पे बढ़ रही है कम हो रही है, ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 80,000। ठीक है। सो अब आपके रूल के हिसाब से क्या होगा? ये 80,000 जाएगा फाइनेंसिंग के माइनस, और ये वाला जो है आपका 1 लाख, ये 1 लाख कहाँ जाएगा? ट्रिप के पी में। समझ आ रही है बात? लॉजिक समझ में आया सबको? पक्का? ये मैंने ऐसे क्यों करवाया कि ओपनिंग प्लस करो और क्लोजिंग माइनस? वो इसलिए कराया। ये ऐसे भी तो हो सकता था। साल के शुरू में 70,000 आउटस्टैंडिंग था और एंड में 50,000 रह गया। उल्टा भी तो हो सकता है ना, पहले केस में बढ़ रहा था अब कम भी तो हो सकता है। तो हमें कम हो रहा है बढ़ रहा है, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस वाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, खत्म। ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये वाला केस होता तो क्या होता? 70 प्लस होता, 50 माइनस हो जाता। तो हमारा आंसर क्या आता तनीषा? 1,20,000। 1,20,000। और लॉजिक भी देखो, 70,000 पहले आउटस्टैंडिंग था, अब 50 हो गया। तो यानी करंट ईयर में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा वो तो पे हो गया, पूरा हो गया। प्लस पिछला पुराना भी जो 70 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 20,000 और एक्स्ट्रा पे हो गया। यानी डिविडेंड पेड बढ़ गया, 1 लाख से 1 20 हो गया। बट अगेन फिर बता रहा हूँ, इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं। ये समझने के लिए एक बार मैंने आपको बता जरूर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है? सिंपल रूल लगाना है। रूल मैं लिखवा देता हूँ आपको। पहली चीज तो याद रखनी है
dividend outstanding will only affect dividend paid। ठीक है, ये हमेशा सिर्फ डिविडेंड पेड को इफेक्ट करेगा, प्रपोज डिविडेंड को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी जो डिविडेंड मेड था उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड पेड इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको दे रखी थी प्रपोज डिविडेंड की, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? ठीक है, ये दो चीजें इसमें याद रखनी है बेटा। हाँ जी, सबको क्लियर है? चल सकते हैं आगे? तो डिविडेंड के टोटल 3 सिनेरियो आपने कर लिए, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रूल क्या होता है आरव? प्रपोज डिविडेंड का क्या रूल है? last year paid as well as made। करंट मैंने बता दिया यार। इंटरिम डिविडेंड का क्या रूल है? current year paid as well as made। और आउटस्टैंडिंग डिविडेंड का क्या रूल है? आउटस्टैंडिंग का पेड ही इफेक्ट होता है सिर्फ। पहला तो रूल ये है कि सिर्फ डिविडेंड पेड को इफेक्ट करेगा, और कैसे निकालेंगे? प्लस ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सिंपल ऐसे याद रखो, प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओपनिंग प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। और अल्टीमेटली अच्छा जाएगा वहीं पे फाइनेंसिंग और ट्रिप में, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड को ही अफेक्ट कर रहा है कि कितना डिविडेंड हमारा प्रपोजल पे हुआ है। चलो, सो विद दिस आपके डिविडेंड वाले पार्ट तो खत्म हो गए। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। बड़ा कलरफुल सा दिख रहा है यार। पहली चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स आता कहाँ पर है? प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में आता है। चलो भाई, कुछ चीज तो बैलेंस शीट में आनी शुरू हुई, पहले तो सब नोट्स नोट्स में ही आ रहा था। तो ये बैलेंस शीट में दिख रहा होगा आपको करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो प्लीज ऐसे मत करना करंट लायबिलिटी का डिफरेंस उठाया और उठा करके हम ऑपरेटिंग में ले गए। याद है ना वो इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो वाला सारा वहां नहीं लेके जाना। ठीक है, क्लियर? वो जो एडलेस करते हैं हम ऑपरेटिंग में, वहां लेके नहीं जाना है। इसका ट्रीटमेंट अलग से होगा। तो अलग से क्या होगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, पहले तो कैसे दिया होगा क्वेश्चन में? ऐसे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा होगा। कैसे? इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर आ रहा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। ठीक है, क्या आ रहा होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का है 1 लाख, और करंट ईयर का है, करंट ईयर के एंड में 1,25,000। अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझोगे तो फिर आपको इसका रूल समझ में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का होता है क्या? सपोज वही वाले ईयर की बात कर रहे हैं, 18-19। ठीक है, जब साल खत्म हो रहा होता है, 18-19 खत्म हो रहा होता है, ठीक है, तो हमें सारे एक्सपेंसेस अक्रू करने होते हैं कि हमारे खर्चे क्या क्या हैं। तो हमें ये तो पता है, हमने जो पैसे कमाए हैं उस पर टैक्स तो देना ही देना है, ये तो 100% है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सर्टेन है। ऐसा तो ना सरकार एकदम ऑल ऑफ सडन उठेगी कि आज से हम सारा टैक्स खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा कहेगी भी ना, तो वो आज से होगा, पुराना देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लेके चलते। तो नॉर्मली क्या होता है भाई, आपको पता ही है कि जो भी आप इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सकता है अभी तक आपने नहीं करी हो क्योंकि आपकी बुक्स फाइनल नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, 18-19 ये जो ईयर है, ठीक है, हम इसमें इस ईयर एंड होते ही इसकी एक एंट्री करते हैं प्रोविजन की। आपको याद होगा, मैंने आपको 11th में बताया था, जब साल खत्म होता है तो हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, हमने जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है साल के एंड में।
और जितने भी खर्चे आपके मार्च के खर्चे हैं या पूरे साल के खर्चे जो अभी तक आपने अक्रू नहीं करे, उन सबकी अक्रूवल की एंट्री डालते हो। कोई प्रीपेड होता है तो प्रीपेड की डालते हो। ये सारी एंट्रीज आप कब करते हो? साल के एंड में। साल के एंड में बैठ के सारा कुछ चेक करते हो और फिर ये सारे फाइनलाइजेशन की एंट्रीज डालते हो। क्लियर है? समझ आया? तो आप उस समय ये एंट्री डालोगे, टैक्स की कैलकुलेशन करोगे कि हाँ भाई मेरा टैक्स कितना बनता है, और 31 मार्च 2019 को ही इसकी एंट्री पड़ जाएगी क्या, कि मेरा टैक्स का कितना प्रोविजन बनता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब आपने प्रोविजन कब बनाया? उसी ईयर में 18-19 में, यानी कि जब मैं 2019 की बैलेंस शीट देखूंगा तो उसमें उस साल का प्रोविजन आ रहा होगा। क्लियर? ईयर एंडिंग 2019 की बैलेंस शीट देखूंगा तो उसी में आ रहा होगा। लेकिन ये पे कब होगा? पे अगले साल होगा। तो आप देख रहे हो सामने, मैंने हो सकता है 2019 में प्रोविजन बनाया 80,000 का, उसकी पेमेंट कब हो रही है? 2019-20 के बीच में। क्लियर? और फिर जब 19-20 एंड होगा तो उस साल का प्रोविजन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 1 लाख रुपीज का। समझ में आ रहा है? स्टेप समझ में आ रहे हैं किस तरीके से होते हैं? डिविडेंड और इसमें फर्क है, समझ में आ रहा है फर्क क्या है? वहां कंटिजेंट लायबिलिटी था, इसीलिए उसी साल में एंट्री नहीं हुई। ये तो पक्का पता है कि ये तो पे करना ही है। हाँ, प्रोविजन है क्योंकि हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कितना पे करना है, इसलिए हम इसको अभी प्रोविजन के नाम से बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस? चलें आगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? क्वेश्चन में ये दिया होगा 2 सालों का प्रोविजन दे रखा है, 2019 का 1 लाख और 2020 का 1,25,000। अब यहाँ रूल क्या है? यहाँ रूल है दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी तक आपने क्या किया था? प्रपोज डिविडेंड का रूल क्या था तनीषा? Last year paid as well as made. और इंटरिम डिविडेंड का क्या रूल था? Current year made as well as उल्टा पुल्टा मत कर। जो पहले बोला है उसको पहले बोलना ना यार। दोबारा बोल। current year paid as well as made. हाँ प्लीज, पेड को पहले बोलना है, मेड को बाद में बोलना है। आप थोड़ा सा भी हेर फेर करोगे ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ जो अब रूल बताने वाला हूँ वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहली वाली लाइन प्रपोज डिविडेंड की उठाओ, दूसरी लाइन इंटरिम की उठाओ, तो जरा बताओ क्या रूल बनेगा? Last year paid, current year made. क्या बात है, अरे पकड़ लिया, समझ में आया? अब देख, तू ये उल्टा पुल्टा कर देती तो गड़बड़ हो जाती कि नहीं हो जाती? तो इसीलिए जो चीज जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे ही याद करो। तो इसका रूल क्या बनेगा? लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। देखे जरा, देखो आपके सामने रूल है। अब इससे आसान नहीं कर सकता यार मैं। इतना आसान तरीका आपको बता रहा हूँ याद करने का। देखो लॉजिक भी समझा रहा हूँ बट याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो, लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। लास्ट ईयर की फिगर कितनी है? देखो आपके सामने, लास्ट ईयर की फिगर है 1 लाख। तो 1 लाख आपका टैक्स पेड हो गया। पेड का मतलब क्या था? टैक्स पेड, ठीक है। और मेड का मतलब क्या है? टैक्स प्रोविजन मेड। तो जो आपको 1,25,000 की फिगर दे रखी है वो करंट ईयर की फिगर यहाँ आ जाएगी, 1,25,000। और ये दोनों चीज जाती कहाँ पर है? टैक्स पेड याद करो, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, उसके बाद आता है। लेस टैक्स पेड करते हैं ना, तो वहां पे आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? और जो टैक्स प्रोविजन मेड है वो कहाँ जाता है? ट्रिप के टी में। देखो, ट्रिप का पी हो चुका था, ट्रिप का आई हो गया है, और अब ट्रिप का टी भी हो गया है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? चल सकते हैं आगे? क्लियर? तो यहाँ इसका रूल सिंपल सा है, लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, अरे अभी तो यही रह गया, सॉरी। इसके साथ में अभी और सिनेरियो आ सकते हैं। सिनेरियो क्या आ सकते हैं? ये या मैंने आंसर दिखा दिया आपको, ऐसे देखना पड़ेगा। देखो सिनेरियो क्या है। अभी तक हमें प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ किस में आ रहा था? बैलेंस शीट पे। अब हो सकता है नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स तो आ रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। किसकी? टैक्स पेड की। अगर आप रूल देख के चलो तो हमने जो ऊपर रूल लिखा था, रूल क्या था तनीषा? लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर
मेड, ये लो दिखा भी देता हूँ। तो हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे थे कि जो लास्ट ईयर की फिगर है वो हमने सारी पे कर दी होगी, पर जरूरी थोड़ी ना कि एक्चुअली ऐसा हुआ हो सकता है टैक्स उससे कम बनाओ या ज्यादा बनाओ तो पेमेंट उससे कम या ज्यादा भी हुई हो, ये भी हो सकता है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो पेमेंट हो सकता है 1 लाख से 1,20,000 हुई हो सकता है 80,000 हुई हो, यू नेवर नो। हम तो अभी अज्यूम करके चल रहे थे। तो अगर क्वेश्चन हमें बताता है, जैसे इस क्वेश्चन में बता रहे थे, देखो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 80,000, 30,000 को इग्नोर करो फिलहाल, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। तो अब तो क्वेश्चन बता रहा है भाई कितनी पेमेंट हुई है, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में हम रूल लगाएंगे, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा। ठीक है? परीक्षा श्री पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। भाई देखो, तुम्हारे लिए काम आसान करना पड़ता है तो ढूंढ के लाना पड़ता है। देखो रूल क्या है, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा? अब ये ना मैं आपको रब कर रहा हूँ, दोबारा करके दिखाऊंगा। देखो ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, सिंपल, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हमने, कितना कितना था। लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड, रूल लगाया। तो लास्ट ईयर का 1 लाख, करंट ईयर का 1,25,000। क्लियर हो गया? तनीषा भूल जाती है, तनीषा, मैं तनीषा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने रूल क्या बताया, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा। उसके लिए सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हमें, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना दे रखा है, 80,000। 1,30,000 को इग्नोर करो, वो सेकंड सिनेरियो है, करके दिखाऊंगा अभी। तो क्वेश्चन में 80,000 रुपए का आपको टैक्स पेड दे रखा है, तो मैंने टैक्स पेड के आगे लिख दिया 80,000। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? अब 80,000 तक कैसे पहुंचेंगे? 1 लाख में क्या करूं कि 80,000 आ जाए? -20,000। वेरी गुड, -20,000। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब रूल क्या था, तू कम तो मैं भी कम, तू कम तो मैं भी कम। जितने से 20,000 से वो कम हुआ तो इसको भी 20,000 से कम कर दो। क्लियर हुआ? तो कितना आ जाएगा ये, 1,05,000। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो अब आप फाइनल फिगर देखो, जाएगा वहीं पे, पर अब क्या होगा, फाइनल फिगर कितनी जाएगी, 80,000 टैक्स पेड में जाएगी और 1,05,000 टैक्स प्रोविजन मेड में जाएगी। क्लियर है सबको? रूल कैसे लगाया, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा। अब सेम चीज करते हैं अगले वाले में। अगर ये 80,000 की जगह 1,30,000 दिया होता, तो पहले तो दिया हुआ क्या है? हाँ जी तनिषा, 1,30,000 क्या दिया है, 130 क्या है? पेड। पेड। तो हमने पहले रूल वही लिखा, लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड, लास्ट ईयर की फिगर करंट ईयर की फिगर, और फिर पेड के आगे लिख दिया 1,30,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है। अब 130 कैसे आएगा? +30,000। तू कम तो मैं भी कम, और अगर तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा, तो यानी 1,55,000। आर यू विद मी? तो अब आपकी फिगर कितनी जाएगी, 130 एंड 155। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? पक्का? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था हमें? हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था और साथ में टैक्स पेड बता रखा था। एक और सिनेरियो है जिसमें टैक्स पेड की जगह क्या दिया हो सकता है, टैक्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम क्या मान के चल रहे थे, लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड, करंट ईयर का जो अमाउंट था उसको हम अज्यूम करते थे कि इतना हमने प्रोविजन बनाया होगा, लेकिन एक्चुअल प्रोविजन में भी डिफरेंट। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो टैक्स पेड भी दिया हो सकता है, टैक्स प्रोविजन मेड भी दिया हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिया है आप उस हिसाब से रूल लगाओगे। रूल यहाँ भी सेम है, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी ज्यादा। सेम तरीके से करेंगे, जरा देखते हैं कौन आंसर बताएगा, मुझे करना जरा।
पहले वाला सिनेरियो है जिसमें टैक्स प्रोविजन मेड 1 लाख दे रखा है, दूसरा है जिसमें 130 दे रखा है। बताओ पहले वाले में बताओ कितना अमाउंट फाइनली टैक्स पेड और कितना अमाउंट टैक्स प्रोविजन मेड में जाएगा, जो कि हम फाइनेंसिंग और सॉरी फाइनेंसिंग नहीं, जो कि हम वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WCC में लेके जा रहे हैं, और दूसरा ट्रिप के T में लेके जा रहे हैं। निकालो, कैलकुलेट करो। पहला प्रथम बताएगा पहले केस में कितना होगा। भाई ऐसे ऐसे नहीं करना, अबेकस नहीं चलाना प्लीज, ठीक है। तो प्लीज कागज पेन यूज करो, हाँ, मिलेगा एग्जाम में। जैसे मैंने लिखा था वैसे लिखना शुरू करो। लास्ट ईयर इज इक्वल टू पेड, करंट ईयर इज इक्वल टू मेड, फिर उसके आगे लास्ट ईयर की फिगर लिखो, करंट ईयर की फिगर लिखो, और फिर रूल लगा के देखो। सर बताओ। हाँ बताओ। सर लास्ट ईयर पेड इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 25,000 और करंट ईयर मेड में 1,25,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो पहले का आंसर कितना है, दूसरे का कितना है, मतलब पहले वाले में कितना है, पेड में कितना आया और मेड में कितना आया फाइनल। 75,000 और 1 लाख। वेरी गुड। देखो ठीक है, चलो दूसरा वाला करो जल्दी से। किसी का आंसर अगर ये नहीं आया हो तो प्लीज हैंड रेस करो। हाँ आरम, सर एक बार ये वाला वापस समझा दो। ये लो समझाता हूँ जब तक बाकी लोग दूसरा करो। देख भाई, सबसे पहले तो यही करा जो लिखा हुआ था। रूल क्या था, लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड। कहाँ गया आरम, हाँ आरम, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बता क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रोविजन में वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1 लाख कैसे आया, क्या करूं कि 1 लाख आ जाए। -25। तू कम तो मैं भी कम, यानी कितना आ गया, 75 आ गया आंसर। तो आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि दिया क्या है, मेड दिया है या पेड दिया है। जो दिया उसके आगे लिख दिया, फाइनल आंसर वो आना चाहिए। अब वो फाइनल आएगा कैसे, प्लस या माइनस क्या करा है, वही जो प्लस माइनस किया वही ऊपर कर दो। समझ आ गई बात। अगला करके बताओ। अब अगला आराम करके बताएगा क्या आएगा आंसर, देखे। अब तनीषा बताएगी कि आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आरम बताएगा क्या आंसर आया उसका, और तनीषा बताएगी आंसर ठीक आया कि नहीं आया। हाँ जी आरम। लास्ट ईयर पेड में 1,05,000 और करंट ईयर मेड में 1,00,000 था। बताओ तनीषा, हाँ सर, सी है। समझ में आ गया कैसे करना है, क्लियर है। तो डिफिकल्ट नहीं है, रूल बहुत सिंपल है। हम लोगों ने आपके लिए इतने आसान रूल बनाए हुए हैं ताकि आसानी से लॉजिक समझ में आ जाए। अगर आप सोच के करने बैठोगे, अरे सोचो इसका मतलब क्या है, वहां नहीं सोच सकते यार, इतना टाइम थोड़ी ना है। अभी सोच लो, अभी समझ लो। समझने के लिए मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया कि इसका लॉजिक क्या है, लेकिन वहां सिर्फ रूल लगाना है। वहां आपके पास टाइम कम होगा, वहां इतना दिमाग नहीं लगा सकते, वहां सिर्फ रूल लगाना है, तो रूल्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और इसीलिए अगर आप लोगों को याद हो, आई आई थिंक वो लोग तो भी आज आए नहीं। मैंने जब शुरू करा था कैश फ्लो तब मैंने बोला भी था कि जिन लोगों के ऑलरेडी हो चुका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्लीज जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ प्लीज उससे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर टीचर का तरीका अलग होता है, और ये हमने तरीका बहुत 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 मेहनत करने के बाद बनाया है कि जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उस तरह से करोगे ना, आपका हर बार कैश फ्लो स्टेटमेंट पक्का ठीक होगा, और हर बार टाइम से पहले खत्म होगा। कई बच्चे फॉर्मेट नहीं बनाते पहले, और यार नहीं बनाओगे तो मैं कैसे कराऊंगा फिर आपको, बिना उसके हो ही नहीं सकता यार, आप टाइम से खत्म ही नहीं कर पाओगे, फिर गड़बड़ करके आओगे। तो इससे अच्छा है जैसे तरीका बता रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड देन उसका सिंपल बस ये हमें रूल लगाना है और कुछ करना नहीं है।
चलो लास्ट टॉपिक आज का, फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म। लास्ट टॉपिक है रिफंड ऑफ टैक्स, छोटा सा टॉपिक है, खत्म है, परीक्षा परेशान मत हो। हाँ समीक्षा। सर आज रहने दीजिए रिफंड अरे ऑफ ये छोटा टैक्स। सा है, रुक जा रुक जा, वेट वेट, जरा सा है यार, सर कुछ नहीं है। प्लीज। तेरे को अरे पहले देख तो ले, इसमें कोई सिनेरियो भी नहीं है, खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी एवं मैं तेरे से डिस्कस करूंगा, खत्म हो जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स, देखो भाई क्या होगा। ये देखिए इतना सा है, ये ले खत्म है अभी। फिक्स्ड एसेट नहीं करा रहा, फिक्स्ड एसेट मुझे पता है बड़ा है, और उसको हम फ्रेश माइंड से करेंगे, चिंता नहीं कर। देखो रिफंड ऑफ टैक्स में क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। साथ में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ हमें टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है। अब अगर टैक्स रिफंड रिसीव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमने पास्ट में एक्सेस पे कर दिया था, जो हमें अब वापस मिल रहा है। ठीक है। तो हमारी नेट आउटफ्लो जो है कैश का, वो कम हो जाएगा। मान लो हमने इस साल में टोटल 1 लाख पे किया और हमें 20,000 का रिफंड मिल गया, तो नेट आउटफ्लो कितना हुआ, 80,000। तो इसका मतलब एक तो टैक्स पेड कम हो जाएगा इससे, और दूसरा जो आपने प्रोविजन बनाया होगा करेंट ईयर का, मान लो आपने प्रोविजन बनाया था, सपोज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, 80,000 का। तो अब क्या होगा, आपको जब भी 20,000 रुपये वापस मिलेंगे तो इसको इनकम भी तो दिखाओगे, ये भी तो P&L में जाएगा, तो वो एक तरह से प्रोविजन उतने से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे दोनों जगह इफेक्ट क्या जाता है कि आपका टैक्स पेड भी कम हो जाता है और टैक्स प्रोविजन मेड भी कम हो जाता है। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो आप देखो सामने क्या लिखा है, रिफंड रिड्यूस फ्रॉम टैक्स पेड एज वेल एज टैक्स प्रोविजन मेड। मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा जल्दी से। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो। हाँ जी। तो क्या होगा भाई तनीषा, यही होगा, लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड। Yes, sir. ठीक है। लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड 1 लाख और 125। अब क्वेश्चन में 20,000 का टैक्स रिफंड दे रखा था, कुछ नहीं करना, सीधा उठा के दोनों में से ये 20,000 माइनस कर देना है। क्योंकि मेरा पेमेंट भी कम हो गया, ये 80,000 हो गया, और ये 1,05,000। मेरा पेमेंट भी कम हो गया, मेरा प्रोविजन भी कम हो गया, क्योंकि मेरा उतना इनकम भी काउंट होगा, तो मेरा नेट जो इफेक्ट हो गया, प्रोविजन भी कम हो। क्लियर हुआ गाइस? समीक्षा खत्म। रिफंड का रूल क्या है, ओके रिफंड इज सर। टू बी रिफंड इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम टैक्स पेड एज वेल एज टैक्स प्रोविजन मेड। अब जल्दी से मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ इसकी, आप फोटो खींच लो। एंड गाइस आप लोगों का काम क्या है, मैं कोई और होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में आके मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, तो आपको अच्छे से ये याद होनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, देखो फोटो खींच लो इसकी। ये टोटल एडजस्टमेंट्स हैं, हमने देखो ऊपर की 4 एडजस्टमेंट्स आज कर ली हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट लिखनी रह गई है, कौन सी थी, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग की। तो टोटल 5 कर लिए इफेक्टिव। ठीक है, चलो फोटो खींचते रहो जल्दी जल्दी। एक मिनट को, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलो आगे। ये प्रपोज डिविडेंड की है, फिर उसके बाद ले लो ये डिविडेंड आउटस्टैंडिंग की, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले ये वाली ले लो। देन उसके बाद इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये पहला केस है। देन उसके बाद टैक्स पेड। देन उसके बाद टैक्स प्रोविजन मेड, एंड देन लास्ट इज refund ऑफ टैक्स। क्लियर है? तो गाइज ये याद करके आना प्लीज इसको अच्छे से। एंड अगली क्लास में आपकी जो एडजस्टमेंट्स है वो मैं खत्म करा दूंगा। तो फिक्स्ड एसेट और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट दो रहती हैं, ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, बट उसकी प्री कंडीशन ये है कि यहाँ तक जो कराया है वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ओके गाइज, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।